आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पे बोला है कि सनातन का मुद्दा था, है और रहेगा, और जिन जिन लोगों ने सनातन को गाली दी है देश उन्हें कैसे भूल पाएगा। देखिए अमीश जी, देश धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? देश संविधान से चलेगा। धर्म हमारी आपकी निजी आस्था है। हम भी सनातनी हैं, हमको किसी फर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? अगर वो महंगाई रोकने की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बेरोजगारी की बात करें तो उससे मजाक कुछ होगा? अगर प्रधानमंत्री जी किसी अपने साथी को दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बनाने की बात करें तो समझ में आता है। अगर कोई प्रदेश जल रहा हो उसमें मौन रहने की बात हो तो समझ में आता है जी। अगर प्रधानमंत्री जी आरक्षण छीनने वाली भाजपा के पक्षधर में मौन हो जाएं और खुद को ओबीसी कह करके तो समझ में आता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि अब तक चुनाव में कहां से चंदा आता था, अरे सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी और ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उससे पूछिए अब तक कहां से आ रहा था चंदा। आप बताइए, चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, सहयोग करते हैं आप चुनाव तो आप भी लड़े। मैं जानना चाह रहा हूं, अगर चलिए अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आ रहा है जिसकी जानकारी एक एक देशवासी को पहुंच गई है। या आज से पहले चुनावी चंदा कहां से आता था बताइए ना। समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती थी? राष्ट्रवादी समझ रहे थे, वो बेईमान निकले। नहीं, कौन सा धन था वो? नहीं, धन कौन सा था वो? इलेक्टोरल बॉन्ड से एक बात तो साफ हो गई कि पूरा देशवासी जान गया कि जिसको हम राष्ट्रवादी पार्टी समझ रहे थे वो पार्टी नंबर 1 की भ्रष्टाचारी पार्टी निकल गई, रंगदारी वाली पार्टी निकल गई। जवाब जरूरी है। सीबीआई इनकम टैक्स कर गौरव भाटिया लेने वाली पार्टी निकल गई। गौरव भाटिया आप पूरी बात सुनना नहीं चाहते। मैंने पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात सुनी। आपने 2 मिनट बोला, आपको पूरा मैंने मौका दिया। गौरव भाटिया, पोल आपकी खुल रही है, भाग आप रहे हैं। अमीर जी देखिए, ऐसा है कि कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया और सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो बात सामने आई वो है मोदी की गारंटी। आज विश्वसनीयता का प्रतीक है श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी की गारंटी ये है कि जो असंभव था, साक्षात्कार की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए ये वो शख्सियत है नरेंद्र मोदी जी जो अपनी मेहनत के दम पर आज आश्वस्त हैं कि जनता पुनः उन्हें आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री चुनेगी। उन्होंने तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुन के आएंगे और शपथ लेंगे, उसके बाद की जो विजन है अगले 100 दिन की और उसके बाद 2047 तक की विकसित भारत की, वो भी खाका बना लिया है। ये दर्शाता है कैसे कोई व्यक्ति अगर मेहनत करे तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देने में कोई डर नहीं लगता है। और जो बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये बात तो जनता भी कह रही है। पहली बात, हर बात का विरोध करना विपक्ष का, क्यों भाई? कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकते क्या? दूसरा, भ्रष्टाचार से लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो भ्रष्टाचारी थरथर कांप रहे हैं, वरना भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होता था। तीसरी बात, हमारे देश के रोम रोम में सनातन संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है। तो ऐसा क्यों है कि सनातन धर्म को गाली देते हैं, उदय स्टालिन और कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठ जाती है। ये सब बड़े मुद्दे हैं और जनता जो चोट देती है वो वोट से देती है। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसको ऐसी करारी चोट लगेगी। सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। 10 साल भी भर नहीं ठीक है, सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं जा रही, और बीजेपी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही आप नहीं समझ रहे हैं या हम ही आपको समझ में आ रहा है, देश की जनता को समझ में आ रहा है। बीजेपी के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो सरकार से बाहर जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात है, हम तो सरल भाषा में पूछना चाहते हैं, महंगाई की गारंटी पर चुप्पी क्यों है? बेरोजगारी की गारंटी पर चुप्पी क्यों है?
हम जानना चाहते हैं किसान की आय पर चुप्पी क्यों है, बेटियों की सुरक्षा और बेबसी पर चुप्पी क्यों है। भाई आप क्यों नहीं बोलना चाहते? ये बातें किसने कही थी? जवाब ले लेते हैं। ये बातें मोदी जी ने नहीं कही थी। मैं उत्तर दे दूंगा। बस अंतर क्या है अमीश भाई, जब आपने 2014 में जो बातें कही थी वो बाद में आपने जुमला कह दिया, अब जो 24 में कह रहे हैं उन्हीं जुमलों को आप गारंटी का नाम दे रहे हैं। अब तो वो 2047 की बात कर रहे हैं। ये विजन क्या है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया का शार्प रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन सतीश के सिंह। पहले तो देखिए सपा के प्रवक्ता की बातों में विरोधाभास। इन्होंने कहा देश जो है वो संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। तो मैं ये इन्हें बताना चाहता हूं, संविधान का अध्ययन अखिलेश यादव को कराएं। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक क्यों नहीं करी अखिलेश यादव ने? संविधान निर्माता कह के गए अनुच्छेद 44 के अनुसार यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। ये तो चाहते थे मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान भी ना मिले, इसलिए आपकी बात में विरोधाभास है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड कह रहे। भैया इलेक्ट्रोलर बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा पहले ये 20,000 रुपए का अननोन सोर्सेज से चंदा लेते थे, समाजवादी पार्टी भी लेती रही, और इनसे पूछे किसने दिया तो बता नहीं पाते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है कि बिल्कुल उत्तम ना हो, लेकिन एक प्रयास था जिससे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि चंदा किस कंपनी ने दिया और किस पार्टी को गया। तीसरी बड़ी बात जो इन्होंने कहा महंगाई पे, तो उत्तर सुन लीजिए। महंगाई 4.5% औसतन रही हमारे 10 साल में, और यूपीए की सरकार जिसका आप हिस्सा थे 10% से पार हो गई थी। आपने बेरोजगारी की बात करी, हमने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 1 साल में, केंद्रीय की मैं बात कर रहा हूं। और उसके अलावा 18 करोड़ ईपीएफओ डेटा नई नौकरियों का आया, और 44 करोड़ मुद्रा योजना के लोन। आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। जनता ने आपको, ठीक है, किसने ठुल्लू दिया और किसने गुल्लू दिया देख लेते हैं। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके जवाब। अमीश जी, सुनील जी 30 सेकंड पूछिए कि भारत सरकार में कितनी नौकरियों के पद रिक्त हैं, और बीजेपी के नेताओं से कहिए कुछ पढ़ लिख करके आया करें, कुछ अध्ययन करके आया करें। कितनी नौकरी दे सकते थे, कितनी नहीं दी, कितनी महंगाई कम कर सकते थे, देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा सकते थे, देश की सीमाएं बचा सकते थे। संसद सुरक्षित जिसकी सरकार में ना हो, वो लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सतीश जी के पास आने दीजिए। यू मेड योर पॉइंट। सतीश जी के पास आपको क्या लगता है चुनाव में नंबर 1 आ जाएंगे? ठीक है सतीश जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साक्षात्कार में 2047 के भारत की बात करी, तो क्या ये 2024 का कॉन्फिडेंस है या प्रधानमंत्री दूसरी गेम खेल रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 प्रकार से इस इंटरव्यू को देखता हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने एक देश में इंटरव्यू दिया, एक बड़ी बात। दूसरी बात कि जो उनका जो भाव भंगिमा था वो बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट था, जो आप सवाल भी पूछ रहे हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे ऑपोजिशन से उठाए जा रहे हैं इस वक्त, उस पर उसका जवाब था और एक्सप्लेनेशन था, और दूसरा काउंटर था। अब कहेंगे क्या क्या, तो जैसे कि अब इलेक्टरल बॉन्ड की बात हुई, जैसे कि वो राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा कांग्रेस से जोड़ दिया कि भाई ये आए ही नहीं। तीसरा, आपने देखा कि डीएमके और कांग्रेस को जोड़ दिया कि भाई ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस वाले इसका जवाब को जोड़ दिया। नहीं, ज्यादा डीएमके को, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। और चौथी चीज कि जो मैंने समझने की कोशिश की कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, तो उसमें वो कहते हैं कि जो युवाओं के लिए, मतलब जो है ये आगे के लिए ये एकदम जीरो। प्रधानमंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, ये भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं अपने एक रैली में। देखिए, वो क्या होता है कि वो स्ट्रेटजी होती है डिमोरलाइज करने का, लेकिन जवाब आज सिलसिलेवार जो कांग्रेस में उन्होंने दबे छुपे ही राहुल गांधी का नाम लिया कि वो विरोधाभासी बयान देते हैं, तो एक अरविंद केजरीवाल का तो नाम ही नहीं लिया। तो देखिए किसी नेता का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने जी, जो वर्तमान के नेता है, और अपने आप को मां भारती बताने की कोशिश की। लेकिन जो 1, 2, 3 सवाल जो है जो होने चाहिए थे, जो है उनको खुद भी जवाब देना चाहिए था, वो जैसे वो थोड़ा
बेरोजगारी पे थोड़ा और बोलते, चाहे ऐसे कई ऐसे जी, मुद्दे जी, हैं, जी। चाहे ईडी वाले चीजों पे बोले, लेकिन वो ढंग से एक कन्विंस करने वाली बात उसमें उतनी पर आई नहीं थिंक दिखी। ईडी पे तो काफी स्पष्टीकरण दिया प्रधानमंत्री ने और उसमें क्लियर कट देखिए, बोला वो मैं कि 3% नेता हैं जो कि बाकी सब ईडी के जो केसेस हैं उसकी सिर्फ 3% नेताओं पर है, बाकी सब है ही नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई का कमिटमेंट उन्होंने जरूर अपनी तरफ से किया, लेकिन जो इलेक्टोरल करा भी बॉन्ड है या प्रधान- भ्रष्टाचारी नेताओं को पार्टी में मिलाने वाली बात है, जी। वो विपक्ष के ठीक का है, एक मैं गौरव भाटिया इसके ऊपर खूबी जवाब दे पाएंगे। गौरव भाटिया, योर टेक, क्या भ्रष्टाचार बड़ा विषय है, सनातन बड़ा विषय है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? अमीर जी, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए भ्रष्टाचार से जो लड़ाई हो रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको मालूम है, दशकों बाद ऐसा हुआ है कि जब एक ईमानदार प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी होगी और उनकी जो उचित जगह है जेल की सलाखों के पीछे वहीं वो रहे। जी जी, मैं समझता हूं इस साक्षात्कार में भी जो बड़ी बातें कही ईडी सीबीआई को लेके, 2014 में उन्होंने बताया जो प्रॉपर्टी असेट्स अटैच हुए थे वो केवल 5,000 करोड़ के थे, ये बढ़ के 1 लाख करोड़, मतलब 20 गुना इजाफा हुआ। ये क्या संदेश देता है? जनता को संदेश देता है कि जांच एजेंसियां अब पिंजरे का तोता नहीं है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। ठीक अब है। वो अपना कार्य करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो बताई, 34 लाख रुपए केवल कैश सीज हुआ था, अब ये बढ़ के 2200 करोड़ है। आप मुझे बताइए, एक तरफ 34 लाख, एक तरफ 2200 करोड़। और याद आता है धीरज साहू, कांग्रेस के सांसद, 351 करोड़ रुपया कैश निकला। क्या किसी भी घमंडिया के साथी ने चूक किया? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। यही बात जनता के दिल में बैठी हुई है। ठीक है, जवाब ले इन लेते हैं। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है और जो ईमानदारी से काम करे उसको आशीर्वाद देना है। जी, राजेश गुप्ता, प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन होंगे। और जो शोर मचाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि देखिए ईडी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ईडी के पास सिर्फ 3% नेताओं के केस है, बाकी सब तो दूसरे केसेस हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर भी सामने आया जिसमें 2014 से पहले सिर्फ 34 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे ईडी द्वारा, और आज की तारीख में 2200 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। तो इससे तो देश की जनता खुश ही होगी, नाराज थोड़ी होगी। अमीश भाई, देश की जनता खुश है कि नाराज है, ये आप अगर जमीन पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लगभग नहीं, हर क्या आपको आदमी लगता है कि अगर 2200 करोड़ रुपए ईडी ने पकड़े हैं कैश में, तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाएगा तो आपको लगता है देश की जनता नाराज होगी? खुश होगी देश की जनता नहीं, अगर देश के भ्रष्टाचार का पैसा का पकड़ा जाएगा तो? देखो, अब अमीश भाई, मेरे को इतनी देर में आपने लिया है, मुझे 5 सेकंड तो बोलने दिया करो। बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो कार्रवाई एक तरफा विपक्ष पे हो, जो विपक्ष के लोग हैं उन पे पैसा है, वो भ्रष्टाचार का पैसा है, तो आप पकड़ लो। आपने साहू जी को पकड़ा, बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन साहू जी आज कहां है? क्या साहू जी आज जेल में है? उन्होंने तो इनकम टैक्स भर दिया उस पैसे के ऊपर। उन्होंने बता दिया कि भैया कैश का पैसा था, लेकिन मैं इसका इनकम टैक्स भरता हूं। तो साहू जी जेल में तो नहीं है आज। और जो बात हो रही है, आपने कहा कि सिर्फ 3% विपक्ष के नेताओं के ऊपर केस है, तो बाकी 97% जो केस हैं वो कौन से जो व्यापारी हैं, वो वाले व्यापारी हैं जो कि शरीफ और ईमानदार हैं? ये क्या है? जितने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे दिया उनको ये छोड़ देते हैं। व्यापारियों पे भी छापा इसलिए मारते हैं ये, ताकि इनको पैसा मिल जाए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या दूसरे जरियों से। ये बात आप समझ लीजिए। जितने भी 100% लोग हैं उनका भाजपा के वो खिलाफ है, या भाजपा को चंदा नहीं देते, या भाजपा के राजनीति के खिलाफ है, या भाजपा